चारों तरफ भागते हुए लोग, रोते चिल्लाते हुए बच्चे और कुछ लोग तो सांस ना ले पाने के कारण सड़क पर गिरकर ही अपने दम तोड़ चुके थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन कार्बाइड से जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन का प्लान बनाने के लिए बोला था, यूनियन कार्बाइड ने कभी वो बनाया ही नहीं था। और जो टैंक्स का टेम्परेचर बढ़ने पर टैंक्स को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेशन यूनिट इन टैंक्स के साथ में अटैच कर रखी थी, यूनियन कार्बाइड ने उनको डिस्कनेक्ट करके अपनी दूसरी फैक्ट्री में भिजवा दिया था। और अब जब इस गैस वेंट स्क्रबर के थ्रू टॉक्सिक गैसेस बाहर आ रही थी, उन टॉक्सिक गैसेस को पानी मार के नीचे गिराने का काम शुरू होता है। लेकिन पानी का प्रेशर उस समय इतना कम था कि इस पे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था, यहाँ तक कि उस गैस तक ये पानी की धार पहुंच ही नहीं रही थी। लोगों की आंखें जल रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, लोग बेहोश हो रहे थे और कुछ लोग तो सड़क पर गिरकर ही अपना दम तोड़ दे रहे थे। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शहर, और ये महीना चल रहा है दिसंबर का। ये रात दिसंबर की किसी भी आम रात की तरह एक आम रात ही है। लोग चैन से अपने घरों के अंदर सो रहे हैं और फिर कुछ ही मिनटों बाद लोग खांसते हुए अपने बिस्तर से उठते हैं। उनकी आंखों में जलन हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, मानो कि हवा में किसी ने जहर मिला दिया हो। और खुली हवा में सांस लेने के लिए जब वो अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलते हैं तो सामने देखते हैं एक ऐसी तबाही जिसे देखकर उनकी रूह कांप चुकी थी। चारों तरफ भागते हुए लोग, रोते चिल्लाते हुए बच्चे और कुछ लोग तो सांस ना ले पाने के कारण सड़क पर गिरकर ही अपने दम तोड़ चुके थे। और इसके पीछे था MIC नाम का एक ऐसा जहर जिसने भोपाल की हवा में जहर घोल दिया था। तो चलिए जानना शुरू करते हैं शुरुआत से कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि पूरे भोपाल शहर की हवा के अंदर ही जहर घुल चुका था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साल 1969 भोपाल शहर के अंदर यूनियन कार्बाइड लिमिटेड नाम की एक कंपनी जो पेस्टिसाइड बनाया करती थी अपनी फैक्ट्री को सेटअप करती है। UCIL यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी अपनी फैक्ट्री के अंदर 7 नाम का एक पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करना शुरू करती है, जिसके लिए ये कंपनी मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम के एक पॉइजनस केमिकल को इंपोर्ट करना शुरू करती है। बहरहाल 70 के दशक के खत्म होते होते कंपनी के और भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ चुके थे, जिस वजह से कंपनी को ना चाहते हुए भी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस कम करके बेचना पड़ रहा था, जिस वजह से यूनियन कार्बाइड को काफी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था। इन लॉसेस से डील करने के लिए यूनियन कार्बाइड खुद को कॉस्ट कटिंग मोड पर लगा चुकी थी, जिस वजह से कंपनी ने अपनी वर्कफोर्स को 50% से कम कर दिया था और पास ही से अनस्किल्ड और अंडर स्किल्ड वर्कर्स को उठा लिया था। और अब यूनियन कार्बाइड अपनी और भी कॉस्ट बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेती है। जिस MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड को ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, अब यूनियन कार्बाइड बोलती है कि वो हम बाहर से इंपोर्ट ना करके खुद इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। और इसके लिए वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं और इनको इजीली अप्रूवल भी मिल जाता है, शायद इसलिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का भी इस कंपनी के अंदर 22% का स्टेक था। अब साल 1979 में यूनियन कार्बाइड MIC को इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करना चालू करती है और इस MIC को स्टोर करने के लिए कंपनी के अंदर 3 अंडरग्राउंड टैंक बनवाए जाते हैं। जो टैंक्स थे E610, E611 और E619। ये टैंक साइड बाय साइड बनवाए जाते हैं और इनके अंदर लगभग 68,000 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी थी। इन तीनों ही टैंक्स का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से था। पहला पाइप MIC को प्रोडक्शन यूनिट से टैंक के अंदर लाकर छोड़ा करता था। दूसरा पाइप टैंक के अंदर नाइट्रोजन को भरने का काम किया करता था ताकि टैंक का प्रेशर मेंटेन हो सके। तीसरे पाइप से यूज करने के लिए MIC को निकाला जाता था और चौथे पाइप से टैंक के अंदर की सारी टॉक्सिक गैसेस को एक वेंट गैस स्क्रबर के अंदर भेजा जाता था, जहां पे वो कॉस्टिक सोडा के थ्रू ट्रीट होकर आगे बढ़ती थी और बाकी की बची टॉक्सिक गैसेस जो ट्रीट नहीं हो पाती थी उनको एक फ्लेयर टावर में छोड़ दिया जाता था, जहां पर उनको जला दिया जाता था। रूल्स के अकॉर्डिंग यूनियन कार्बाइड इन सभी टैंक्स को 60% कैपेसिटी पर ही भर सकती थी ताकि टैंक्स का प्रेशर मेंटेन रहे, और तीसरे टैंक को हमेशा खाली छोड़ना हुआ करता था ताकि इमरजेंसी में उसको काम में ले सके। और क्या यूनियन कार्बाइड इन सभी रूल्स को फॉलो किया करती थी? तो इसका जवाब है नहीं, जिस वजह से साल 1981 में एक अननोन मेंटेनेंस वर्कर की फोस्जीन नाम की एक गैस लीक की वजह से इस कंपनी के अंदर में जान भी गई थी। यह फोस्जीन वही गैस है जो जर्मनी में यूज हुआ करती थी गैस चैम्बर्स के अंदर। जिसके बाद साल 1982 में अमेरिका से एक टीम आकर यूनियन कार्बाइड के प्लांट का ऑडिट करती है और ये अपनी रिपोर्ट में यूनियन कार्बाइड के प्लांट के अंदर 60 से ज्यादा सिक्योरिटी फ्लॉज बताते हैं। यहाँ तक कि MIC की प्रोडक्शन की अप्रूवल देते टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन कार्बाइड से जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन
इवैक्यूएशन का प्लान बनाने के लिए बोला था, यूनियन कार्बाइड ने कभी वो बनाया ही नहीं था। इसके अलावा उस समय राजकुमार केशवानी नाम के एक पत्रकार हुए जिन्होंने 4 से ज्यादा आर्टिकल लिखे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट तक को लिखा और बताया कि यूनियन कार्बाइड के प्लांट के अंदर कितना कुछ गलत चल रहा है, जिस वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और आखिरकार 2 दिसंबर 1984 की रात लगभग 10 बजे इस रात इन तीनों ही टैंक्स E610, E611 और E619 की क्लीनिंग का काम शुरू होता है। बेसिकली इनके पाइप को क्लीन किया जाना था, जिसके लिए इनके पाइप्स के थ्रू पानी को पास किया जाना था, मगर यहाँ पर पानी पाइप की एक साइड से अंदर तो जा रहा था लेकिन दूसरी साइड से बाहर नहीं आ पा रहा था। वर्कर्स को लगा शायद पाइप के अंदर कोई ब्लॉकेज है। उन्होंने सुपरवाइजर से जाकर यह बात बताई और सुपरवाइजर ने भी सिचुएशन को काफी लाइटली लिया और पानी को चलते रहने देने के लिए बोला और बोला कि तुम्हारी शिफ्ट यहाँ पर खत्म हो चुकी है और अब जब दूसरे वर्कर अपनी शिफ्ट पे आएंगे वो ही इस पानी को बंद कर देंगे। मगर वो सारा पानी E610 इस टैंक के अंदर जा रहा था। ये टैंक पहले से ही 75% MIC से भरा हुआ था। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, MIC और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो एक बहुत खतरनाक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें से काफी बड़ी अमाउंट में हीट और हार्मफुल और टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। और अब जब पानी इस टैंक के अंदर जाने लगा था तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस टैंक के अंदर ही होने लगी, जिस वजह से धीरे धीरे टैंक का टेम्परेचर भी 200 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका था। और जो टैंक्स का टेम्परेचर बढ़ने पर टैंक्स को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेशन यूनिट इन टैंक्स के साथ में अटैच कर रखी थी, यूनियन कार्बाइड ने उनको डिस्कनेक्ट करके अपनी दूसरी फैक्ट्री में भिजवा दिया था। इसके अलावा इन टैंक्स के साथ में एक अलार्म को भी लगाया गया था। जब भी इन टैंक्स का टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाया करता था तो ये अलार्म बजा करता था, लेकिन कुछ साल पहले इस अलार्म को भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। और अब इसके बाद जो होता है वो किसी अकेले की गलती नहीं है, बल्कि एक के बाद एक पूरा बटरफ्लाई इफेक्ट को जन्म देती है। अब शिफ्ट चेंज हो चुकी थी, दूसरे वर्कर्स अपनी शिफ्ट पर आ चुके थे। टैंक्स का प्रेशर बढ़ रहा था लेकिन प्रेशर बताने वाला मीटर ही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से सिचुएशन को लाइटली लेते हुए इन वर्कर्स ने भी पानी को चलते रहने दिया। अब धीरे धीरे गैस भी लीक होने लगी। शिफ्ट पे काम कर रहे लोगों की आंखें जलने लगी। वर्कर्स को लगा कि शायद कोई छोटा मोटा गैस लीक हुआ है और उन्होंने इस लीक को ढूंढना शुरू किया। और जब काफी देर ढूंढने के बाद भी उनको कोई लीक नहीं मिला तो 12 बजे उन्होंने अपना टी ब्रेक ले लिया और 12:40 पर वो वापस आए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। टैंक का प्रेशर इतना भर चुका था कि भारी अमाउंट में ये गैस बाहर आने लगी और जिस वेंट गैस स्क्रबर को इन टॉक्सिक गैसेस को ट्रीट करने के लिए उस टैंक के साथ में जोड़ा गया था, वो वेंट गैस स्क्रबर ही उस टाइम बंद था। ये देखते ही वर्कर्स कंट्रोल रूम की तरफ भागे। वेंट गैस स्क्रबर को वापस ऑन किया गया, मगर इस गैस वेंट स्क्रबर को डिजाइन किया गया था ताकि ये 190 पाउंड 35 डिग्री सेल्सियस और 15 PSI पर आर पे आने वाली गैस को हैंडल कर सके। लेकिन उस समय जो ये हाईली टॉक्सिक गैस उस टैंक से निकल रही थी वो निकल रही थी 40,000 पाउंड 200 डिग्री सेल्सियस और 180 PSI पर आर पर। और इसके अलावा मैंने पहले आपको बताया था कि इस वेंट गैस स्क्रबर के साथ में एक फ्लेयर टावर को भी अटैच किया गया था, जो कि बाकी बची टॉक्सिक गैसेस को जला दिया करता था। लेकिन उस दिन उस वेंट गैस स्क्रबर और उस फ्लेयर टावर का जो कनेक्टिंग पाइप था वो भी मेंटेनेंस पर जा रखा था। और अब जब इस गैस वेंट स्क्रबर के थ्रू टॉक्सिक गैसेस बाहर आ रही थी, उन टॉक्सिक गैसेस को पानी मार के नीचे गिराने का काम शुरू होता है। लेकिन पानी का प्रेशर उस समय इतना कम था कि इस पे कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था, यहाँ तक कि उस गैस तक ये पानी की धार पहुंच ही नहीं रही थी। इसलिए फाइनली अब वर्कर्स ने भी फैक्ट्री को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए फैक्ट्री के अंदर 2 अलार्म लगाए गए थे, एक वर्कर्स के लिए और एक आसपास रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन ये जो दूसरा अलार्म था ये उस समय काम ही नहीं कर रहा था। अब गैस धीरे धीरे पूरे भोपाल शहर की हवा में घुलने लगी। लोगों की आंखें जल रही थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे, लोग बेहोश हो रहे थे और कुछ लोग तो सड़क पर गिरकर ही अपना दम तोड़ दे रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग रेलवे स्टेशन की तरफ भागे तो कुछ लोग हॉस्पिटल की तरफ भागे और उस समय इन दोनों जगहों पर ही सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। भोपाल का सबसे बड़ा हामिदिया हॉस्पिटल लोगों से भर चुका था। कहा जाता है उस समय 10,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल के अंदर आ चुके थे। लेकिन उस समय डॉक्टर्स को कोई क्लू ही नहीं था कि ये कौन सी गैस है जो लीक हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में फोन लगाते हैं और वहां से डॉक्टर्स को मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। डॉक्टर्स को बोला जाता है कि ये कोई नॉन टॉक्सिक गैस है, सिर्फ ठंडे पानी की पट्टी आंखों पे बांध दो, इससे काम चल जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर उन लोगों को ऑक्सीजन लगा देते हैं, लेकिन
ये MIC ऑक्सीजन के साथ में और बुरी तरह से रिएक्ट करती है और काफी सारे लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर्स दोबारा से यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में फोन करते हैं और तब सामने से आवाज जानते हैं कि हमें नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी गैस है ये जो लीक हो रही है, मगर यहाँ पर सिचुएशन बहुत खराब है। और अब डॉक्टर्स इलाज तभी कर सकते थे जब डॉक्टर्स को पता चले कि ये जो गैस लीक हो रही है वो आखिरकार गैस है कौन सी। कुछ डॉक्टर्स अज्यूम करते हैं कि ये जो गैस लीक हो रही है ये फॉस्जीन है और इसके पीछे काफी सारे रीजंस आते हैं। पहला, फॉस्जीन के लीक की वजह से यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के अंदर कुछ साल पहले एक अननोन वर्कर की मौत हुई थी। और दूसरा, जो MIC होती है वो 38 डिग्री सेल्सियस पे गैस में कन्वर्ट होती है, वहीं दूसरी तरफ जो फॉस्जीन होती है वो 8 डिग्री सेल्सियस पे भी गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और उस समय सर्दियों का मौसम था तो जो टेम्परेचर था वो 38 डिग्री से काफी कम था, लेकिन वो डॉक्टर से इस बात को अज्यूम नहीं कर पाए ये जो भी गैस है वो 38 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बल्कि फैक्ट्री के अंदर 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो रही है, जिस वजह से उस रात हॉस्पिटल के अंदर सैकड़ों जाने गई। दूसरी तरफ भोपाल जंक्शन पर लोगों की भीड़ बढ़ चुकी थी, लोग कुछ भी करके शहर छोड़कर जाना चाहते थे। प्लेटफॉर्म पर बॉम्बे गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई थी जिसको लगभग आधे घंटा और प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहना था और उसके बाद वहां से निकलना था। मगर उस रात लोगों की जान बचाने के लिए डिप्टी स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर और स्टेशन सुपरिटेंडेंट हरीश दुर्वे ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन ट्रेन के अंदर भरा और अपने समय से आधे घंटे पहले ही सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म से रवाना कर दिया। जिसके बाद हरीश दुर्वे की प्लेटफॉर्म पे गिर के इस गैस की वजह से मौत हो जाती है और गुलाम दस्तगीर प्रोटोकॉल को तोड़ने के सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। इसके अलावा गुलाम दस्तगीर आसपास के स्टेशन पे भी खबर पहुंचा देते हैं ताकि ट्रेन के वहां पर पहुंचते ही लोगों को सही इलाज मिल सके। और अब रात के लगभग 2 बजे ये गैस लीक होना बंद होती है, लेकिन अलार्म पहली बार 2:15 बजे बजता है। अगले दिन शहर में चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी हुई थी, चाहे फिर वो इंसानों की हो या जानवरों की। सरकारी आंकड़े बताते हैं उस रात लगभग 3000 जान गई थी, लेकिन लोग बोलते हैं कि उस रात 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और उस रात जो जाने गई वो तो एक तरफ, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस इंसिडेंट से अफेक्ट हुए थे। कुछ लोग परमानेंटली अंधे हो गए, कुछ लोग विकलांग हो गए, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज के बच्चे उनकी कोख में ही अपने दम तोड़ दिए। अगले ही दिन यूनियन कार्बाइड के मालिक वॉरेन एंडरसन एक टीम के साथ में इंडिया आते हैं। ये टीम बाकी बची हुई MIC को एक लेस टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट करके डिस्ट्रॉय करने का काम करती है और वॉरेन एंडरसन को इनकी कंपनी के गेस्ट हाउस के अंदर ही हाउस अरेस्ट पे डाल दिया जाता है। और अगले ही दिन वॉरेन एंडरसन को बेल भी मिल जाती है। इनको एक सरकारी गाड़ी में बिठाकर दिल्ली छोड़ दिया जाता है, जहां से ये वापस अमेरिका फ्लाई कर जाते हैं और वापस कभी इंडिया नहीं आता। 1992 में कोर्ट वॉरेन एंडरसन को भगोड़ा घोषित कर देती है और 2014 में वॉरेन एंडरसन की मौत हो जाती है। खैर, अब ये केस कोर्ट में पहुंच चुका था। सरकार को भोपाल के लोगों की तरफ से लड़ने की पावर मिल जाती है। सरकार कोर्ट में अपना यह आर्ग्यूमेंट रखती है कि इस पूरे इंसिडेंट के पीछे UICL ही जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने अनक्वालिफाइड वर्कर्स को उठाया, 50% से ज्यादा स्टाफ को ले ऑफ कर दिया और वर्कर्स के ट्रेनिंग पीरियड को भी 6 महीने से कम करके 15 दिन पर कर दिया। दूसरी तरफ से यूनियन कार्बाइड अपना आर्ग्यूमेंट रखती है कि UICL को सरकार ने खुद के हिसाब से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को डिजाइन ही नहीं करने दिया। और अब साल 1989 में सरकार यूनियन कार्बाइड के साथ एक नेगोशिएशन को एक्सेप्ट करती है, जो की थी $470 मिलियन की, जो कि उस समय के लगभग 710 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन लोग इस नेगोशिएशन से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसके बाद सरकार ने और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, मगर उन लोगों को फिर कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। वो लोग आज भी वेट कर रहे हैं ताकि विक्टिम्स को जस्टिस मिल सके। खैर, इसके बाद यूनियन कार्बाइड पे दोबारा से क्रिमिनल केस दर्ज होता है, जो कि आज तक चल रहा है। इस मैटर में 7 लोगों को सजा भी होती है 2 साल की, क्योंकि कोर्ट बोलती है कि ये डेथ बाय नेग्लिजेंस है, जबकि कंपनी की पूरी प्रोसेस में इतने ज्यादा फ्लॉज थे कि वो नेग्लिजेंस हो ही नहीं सकती। ये एक मास मर्डर या मैसेकर है। चलो खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक रुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।